सीज़न 1 में मैं था, चल गया, ठीक है। कई बार मेरे को एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं और वो फालतू की बातें करते हैं कि हम समाज बदलना चाहते हैं, हम देश का भला करना चाहते हैं। अब मन करता है झापड़ लगाऊं साथ। ग्लोबली क्या होता है कि आप जितनी टीवी पे डील्स देखते हो उसकी 50% ही क्लोज होती है। पता है कि एंटरप्रेन्योरशिप करना क्यों चाहिए। तो अगर आपके पास 12 शार्क्स हैं सीजन 3 में, तो अभी भी आपकी ऑडिशन चल रही है शार्क्स की। तो मैं तो थर्ड सीजन को मजाक उड़ाता हूँ कि कॉन्टेस्टेंट कौन है, आप ये बताओ। जो पिच करने आ रहा है वो कंटेस्टेंट है, जिसको पिच हो रही है वो कंटेस्टेंट है। पॉडकास्ट स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आपको हमारे ये पॉडकास्ट से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा सब्सक्राइब हमारी टीम को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन दे देता है और भी ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट लेके आने के लिए हमें अंदर से प्रेरित करता है। अगर आपने ये सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि ये चैनल को मैं इंडिया का नंबर 1 चैनल बना दूंगा, जो आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला पाएगा। ये पॉडकास्ट में पर्टिकुलरली अश्नीर ग्रोवर के साथ हमने बात की है कि कैसे एक कॉलेज स्टूडेंट को बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए, क्या डायरेक्टली कॉलेज से ड्रॉप आउट करना चाहिए या कोई आइडिया, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की है, एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करना चाहिए, कैसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें आपको ये पॉडकास्ट के अंदर मिलने वाली है। तो ध्यान से एंड तक देखना जरूर। अश्नीर जी को कोई इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं है। क्या तो लोग बोलते हैं इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, फिर 15 मिनट का इंट्रोडक्शन देते तो आई कीप टेलिंग यस, कहीं पे भी मेरे को बुलाया, मेरे को इंट्रोडक्शन मत दो, एटलीस्ट मेरे सामने मत दो, बहुत एम्बैरेसिंग लगता है मेरे को। मैन सीजन 1 ने बहुत चेंजेस कर दिए हैं। आज यंगस्टर्स सोचने लगे बिजनेस के लिए, विच इज़ अ गुड साइन। लेकिन वही चीज़ शार्क टैंक सीजन 2 और 3 में हमें कहीं ना कहीं टीआरपी डाउनफॉल दिख रहा है। तो क्या इसका मेजर रीज़न आप नहीं हो वही है या कुछ और भी है? यार मैं तो नहीं हूँ, वो तो फैक्ट है। बट वो कॉजेशन और कोरिलेशन ना अलग अलग चीज़ें होती है। लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे को ये लगता है कि बहुत ही सिंपल टेस्ट है। सीजन 1 में मैं था, चल गया, ठीक है, बट इट वॉज नॉट बिकॉज कि सिर्फ मैं था इसलिए चल गया, ठीक है। आई वुड बी वेरी नाइव एंड टू से कि मैं था इसलिए चल गया। तो फिर अगर मेरे से ही चल रहा था तो अकेला एक ही शार्क होना चाहिए था ना। मैं अकेला शार्क होता, वही सबको गाली देता, चल जाता शो, ठीक है। इट वॉज अ केमिस्ट्री। इट इज 7 highly motivated people who have built businesses, who invest in businesses, who are competing with each other. There was एक competition था कि साला तू मेरे से डीप कैसे लेके जाएगा, ठीक है, तू कैसे चौड़ा हो रहा है। वो एक रॉनेस थी इन सीजन 1 विच केम थ्रू, ठीक। अब सेकेंड सीजन में मैं नहीं था तो सब ना रिलैक्स हो गए, बिकॉज क्या होता है, एक बंदा होता है ना, वो रूम में आ जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन है, वो कैटलिस्ट है, वो एक केमिकल रिएक्शन कर रहा है। अब मैं रूम में था नहीं, वो सब रिलैक्स हो गए, वो सब जी आपकी साड़ी अच्छी है, आपकी कहानी सुन के मेरे आंखों में आंसू आ गए, ठीक है, इनसे पैसे चल रहे, ठीक है। तो कोई फीमेल कार्ड खेल लो, कोई डाउन ट्रॉडन कार्ड खेल लो, ठीक है, कोई आप पुणे से हैं तो हम तो पैसे देंगे, ठीक है, वो वाला कार्ड खेल लो। So then people were saying कि ये क्या सास बहू सीरियल बना दिया तुमने। And the fact is season 3 में the fact that you had to take 12 sharks means the 6 sharks in season 2 did not work. True. अब जो मर्जी कहानी घुमा लो, उसके रहो, जो मर्जी कर लो भाई साहब, दुनिया में शार्क टैंक इतने देशों में चलता है, कहीं तो 12 शार्क नहीं है। तो अगर आपके पास 12 शार्क्स हैं सीजन 3 में, तो अभी भी आपकी ऑडिशन चल रही है शार्क्स की। तो मैं तो थर्ड सीजन को मजाक उड़ाता हूँ कि कॉन्टेस्टेंट कौन है, आप ये बताओ। जो पिच करने आ रहा है वो कंटेस्टेंट है, जिसको पिच हो रही है वो कंटेस्टेंट है। मेरे को तो अभी जो पिच हो रही है वो कंटेस्टेंट लग रहा है कि 12 लोग बैठे हैं, अब इनमें देखेंगे कौन चल रहा है, और सीजन 4 में फिर हम वापस 6-7 पे आ जाएंगे घूम के। सो समवेयर दे हैव लॉस्ट द प्लॉट। आई होप दे गेट देयर एक्ट टुगेदर, बट एटलीस्ट सीजन 2 एंड सीजन 3 they seem to have lost the plot, because अगर सही चल रहा होता you would not have to do such drastic things, and some very stupid things have been brought in. Royalty का कुछ concept लाया है, हाँ,
भाई तू पैसे देने आया या देने आया, पहले ये क्लियर कर. यू कांट बी सिटिंग ऑन अ टेबल एंड सेइंग कि मैं इन्वेस्टर हूँ एंड कॉन्वर्सेशन ये कर रहे हो कि तेरा बिजनेस चल गया तो मेरे को कितने पैसे मिलेंगे. भाई तू पैसे लगा रहा है या तू लेने आया है, तू कमाने आया है या देने आया है, मतलब पहले वो तो क्लियर कर ले अपने दिमाग में. सो आई थिंक दिस रॉयल्टी कॉन्सेप्ट इज एब्सोल्युटली बुलशिट, कंप्लीट बुलशिट, एंड इट्स द बिगेस्ट थिंग दे नीड टू ड्रॉप गोइंग फॉरवर्ड. एब्सोल्युटली. एक लास्ट क्वेश्चन अगेन शार्क टैंक के रिलेटेड. मैं बहुत सारे फाउंडर्स का इंटरव्यू ले रहा हूँ, बेसिकली पॉडकास्ट ले रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ जानने मिली कि अभी तक जो सीजन 1 या सीजन 2 में भी जितने लोगों को चेक मिला है ऑन टीवी, वो कहीं ना कहीं ड्यू डिलिजेंस में या कुछ ना कुछ रीज़न से अभी भी एक्सपांड अभी डिले हो रहे हैं. कुछ लोगों ने तो डील कैंसिल भी कर दिया ऑफ द रिकॉर्ड. तो क्या ये सीजन 2-3 में शार्क्स के पास पैसा नहीं है और ऐसे ही खाली टीआरपी के लिए आ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, या सच में कुछ जेन्युइन रीज़न हो सकता है? ये कोई जेन्युइन रीज़न नहीं है, इट्स अ फ्लॉ इन द फॉर्मेट. अब जब हम भी फर्स्ट सीजन में गए थे, दे टुक अ सॉफ्ट कमिटमेंट से क्या वो कितने पैसे लगाने हैं, ठीक है. सो आवर सॉफ्ट कमिटमेंट वाज व्हाटएवर लाइक लेट्स से 6 to 10 crore वी सेड कि ठीक है हम इतने लगा देंगे. एंड इफ यू इवन लुक एट दी ग्लोबली क्या होता है कि आप जितनी टीवी पे डील्स देखते हो उसकी 50% ही क्लोज होती है. एंड वो 50% इसलिए क्लोज नहीं होती कि आपका मन नहीं है डील क्लोज करने का. कई बारी वो बंदे जो आए होते हैं, 3 बंदे आए, सपोज कर 2 बंदे आए, शो के बाद उनमें ही लड़ाई हो गई, एक बंदा छोड़ के चला गया. देन यू से कि यार इतनी जल्दी को फाउंडर ही लड़ रहे हैं, वो यूनिटी की बचा तो मैं किस पे पैसा लगा रहा हूँ, ठीक है. एंड वो हमारे साथ भी हुआ है कि आई हैव सीन अ डील वेयर 3 को फाउंडर थे, एक छोड़ के चला गया, उसने कंपीटिंग प्रोडक्ट शुरू कर दिया. तो देन हु डू यू पुट मनी इन द कंपीटिंग प्रोडक्ट और दिस प्रोडक्ट? समटाइम्स दे डोंट इवन नो देयर नंबर्स. वो आके एक बंदे ने मेरे को बोला कि मैंने 30 करोड़ रुपए इक्विटी उठाया है इन हिज कंपनी. सेड ओके, मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए का लोन दे दूंगा. दैट्स द कन्वर्सेशन व्हिच हैपेंड ऑन द शो. देन आई कॉल्ड हिम, आई सेड कि मेरे को अपना बैंक बैलेंस दिखा, भाई तेरे पास 30 करोड़ रुपए कहाँ से आए हैं, ताकि मैं भी अपने 1 करोड़ रुपए दूँ. तो बोल को आके बोल रहा नहीं वो 30 करोड़ रुपए कैश नहीं है, वो ऑर्डर आया है, ठीक है. मैंने बोला एक रेवेन्यू नंबर और एक इन्वेस्टमेंट के नंबर पे ज़मीन आसमान का फर्क है. सो वो टाइप के हैं. बट सीजन 2 में जो लोग रोए वो अलग रीजन से रोए थे. इट वॉज बिकॉज जो शार्क्स थे उनकी कहीं पे इंटेंशन नहीं थी, या उन्होंने ओवर कमिट करा. एंड वो ओवर कमिट क्यों करा है? एक वही वाला जी, टीवी तो अच्छा बनना है, अच्छा बनने के लिए आपको हाँ बोलना है ना भाई. सिंपल सी मैं आपको लाइफ बता रहा हूँ, आपको किसी के लिए भी लाइफ में अच्छा बनना है ना, आप हाँ बोलते रहो बस. जो बोले ना सामने वाला, हाँ जी बिल्कुल जी यही जी, आप सबसे अच्छे बन जाओगे. करना आपने कुछ है नहीं, ठीक है. तो फर्स्ट सीजन में तो मैं तो सीजन से पहले ना बोल देता था कि भाई भाग जाते हो यहाँ से, तेरे को एक अटेंड ही नहीं दूंगा. सीजन 2 में सबने अच्छा बड़ा बनने के लिए हाँ बोलने शुरू करे, हम भी बोल दो हाँ. एंड ऑफ द डे जब चेक लिखने आएगा तब हाथ कांपेंगे ना. तो ओवर कमिटमेंट हुई. दूसरा, ये सॉफ्ट कमिटमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं चलता यार. मैं पेमेंट्स का बिजनेस चलाता था इंडिया में. हिंदुस्तान में कोई बंदा किसी को एक पैसे के लिए ट्रस्ट नहीं करता. एक हाथ दे दूसरे हाथ ले सोसाइटी है. यूपीआई क्यों चलता है इंडिया में? बिकॉज मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, उसी टाइम आपके बैंक से आपको एसएमएस आ रहा है कि भाई पैसे आ चुके हैं. मैं ना पेटीएम पे रिलाय कर रहा हूँ, ना भेजने वाले की ऐप पे रिलाय कर रहा हूँ, ना क्यूआर पे रिलाय कर रहा हूँ. मैं रिलाय कर रहा हूँ उसने बैंक पे, वो स्टेट बैंक का है जो भी है, मैं उसने मेरे को बोल दिया पैसे आ गए तो आ गए, ठीक है. सो इनको भी ये करना चाहिए था कि हर शार्क को बोले 10 करोड़ रुपये तू रख, शो की शूटिंग वो शुरू होने से पहले 10 करोड़ रुपये तू अकाउंट में रख. जितनी तू कमिटमेंट कर रहा है, जैसे वो डील होगी उतने पैसे कट जाएंगे, बैलेंस तेरे को वापस मिलेंगे. नहीं अभी तो कुछ को है नहीं, तो किसी के सिर पे कुछ है नहीं, कर लो. अब मैं तो बोलता हूँ सबसे इजी है, किसी शार्क टैंक में जाऊँगा, बोल दूँ मैं 50 करोड़ रुपये डाल दूँगा, ठीक है. हर डील पे मैं पागल वाली वैल्यूएशन दे दूँ, कुछ भी जो मेरा मन कर रहा है मैं सबकी मतलब धज्जियाँ उड़ा दूँ, सारी डील मेरी है, ठीक है. उसके बाद मैं बोलूँ अब आओ जी अब रियल शार्क टैंक शुरू होगा, वहाँ तो मैंने ख़त्म कर दी है, ठीक है. आप मेरे को फिर से पिच करो, साला मैं क्यों दूँ, तेरे को अटेंड भी क्यों दूँ, ठीक है. सो इट्स अ फ्लॉड सिस्टम, यू हैव टू कीप द मनी बिफोर.
तो सर एक चीज़ है, आज अगर मैं मेरी जर्नी बताऊँ तो अब तक मैंने हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दी है, प्लेसमेंट्स दी है, लेकिन जो यंगस्टर्स है ज़्यादातर उनके माइंड में आजकल एक ये ड्रॉप आउट वाला कल्चर चल गया। उन्होंने स्टीव जॉब्स को देखा है और उन लोगों को देखा है जहाँ पर उन्होंने सीखा है कि अगर मैं ड्रॉप आउट ले रहा हूँ कॉलेज से तो मैं स्टार्टअप कर पाऊँगा। तो आपका क्या व्यू पॉइंट है, मतलब सच में ये ड्रॉप आउट करके ये ट्रेंड सही है या कुछ और? So on this dropout culture, right? See, अगर आप कॉलेज पे हो तो आपका काम है पढ़ना। दुनिया में बहुत ही कम इंडिविजुअल्स होते हैं जो दे आर सो शार्प एंड वो अपने ऑब्जर्वेशन से अपना टाइम लगा के आउटसाइड एक डिसिप्लिन करिकुलम पढ़ाई कर लेते हैं कुछ। सो पीपल कीप टॉकिंग अबाउट जुकरबर्ग एंड स्टीव जॉब्स एंड ऑल दैट। कितने बंदे हैं दुनिया में? करेक्ट। 8 बिलियन लोग, 8 बिलियन लोगों में आपके पास 2 नाम है। तो तीसरा नाम ढूंढना मुश्किल हो जाता है, मतलब नहीं पता होगा आपको, नेचुरली आपके मुंह पे नहीं आएगा। अब आप 8 बिलियन में से वो 2 बंदों को देख के अगर सोचोगे कि हाँ ये रूल है, वो तो रूल नहीं है ना, वो तो एक्सेप्शन हुआ है। रूल तो वो हुआ कि यार सब लोग तरीके से फॉर्मल एजुकेशन लेके एक अपना करियर या एक अपना बिजनेस की टूवर्ड्स काम करें। बट अनफॉर्चुनेटली वो सोशल मीडिया ने उसको इतना ग्लैमराइज कर दिया है और इतना रीइंफोर्स कर दिया है कि हमको लगने लग गया नहीं यार वो करना। बट घूम फिर के मेरे को वो लगता है वो एक्सक्यूज़ है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो बोल दो जी मैं तो स्टार्टअप कर रहा हूँ और मैं ड्रॉप आउट कर रहा हूँ। ठीक है, करेक्ट। तो अब उससे होगा क्या कि 99% स्टार्टअप फेल होती है। ठीक है, तो अगर आप फेल भी होगा आप बोल देना जी भाई मैंने तो ट्राई किया था। ठीक है, और उसी बहाने जो कॉलेज में आपके ग्रेड्स कमाने थे वो उससे भी बच गए आप। एब्सोल्युटली, एक्सक्यूज में गया। एक्सक्यूज़ है ये तो फॉर मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स इट्स एन एक्सक्यूज। अगर आपने एक मूवी देखी होगी सोशल नेटवर्क, आई थिंक सोशल नेटवर्क, जो मार्क ज़ुकरबर्ग पे थी, इन ही ऑल्सो ड्रॉप्स आउट। बट उसमें एक सीन दिखाया है कि वो एक कंप्यूटर साइंस की उसकी क्लास चल रही है। प्रॉफ ने एक बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछा है एंड ये बंदा कहीं और लॉस्ट एंड ही वाज जस्ट लीविंग द क्लास। एंड प्रॉफ बोलता है देखो एक और बच्चा का ख़त्म हो गया, इसके बस की नहीं है। एंड वो बाहर जाते जाते भी प्रॉफ का सवाल का सही जवाब दे के जाता है। सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप आउट इफ़ यू नो मोर देन द प्रोफेसर बट नॉट अदरवाइज। एब्सोल्युटली करेक्ट। और ज़्यादातर लोग ये भी मेरे ख्याल से कंपैरिजन करना छोड़ देते हैं। वो लोग हार्वर्ड से ड्रॉप आउट है भाई, वहाँ पे जाने के लिए भी मेहनत लगती है। वो गली के कॉर्नर के कॉलेज से ड्रॉप आउट के लिए एक्सक्यूज ढूंढते हैं। सो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ सर, इंस्टाग्राम पे भी लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं। तो एक सवाल जो एंटरप्रेन्योर्स है, वो एंटरप्रेन्योर्स का मेजरली ये क्वेश्चन मन में रहता है कि मेरे पास कम पैसा है और कम पैसे में मुझे कैसे बिजनेस चालू करना है। इवन आपका व्यू पॉइंट मुझे दीजिएगा कि कम पैसे में क्या बिजनेस चालू करना चाहिए या पहले पैसा जमा करके कुछ स्किल सेट लेनी चाहिए? एक्सपीरियंस नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा? वो भी इन्वेस्टर को भी पैसा लगाना है तो उसको कुछ तो दिखना चाहिए ना आप पे। तो या तो आपने कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी बना दिया है जिसमें दम है, या आपके एक सेट ऑफ एक्सपीरियंस है, आपका एक क्रेडिबिलिटी है मार्केट में जिसमें कोई लगाएगा। वो तो हमेशा ही चिकन एंड एग प्रॉब्लम है ना। पहले पैसा आएगा या पहले प्रोडक्ट आएगा? आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे फील कि उनके प्रोडक्ट में दम है एंड दे स्टार्ट ऑफ इन वॉट एवर स्टेज। तो एंड जैसे वो काम करते हैं थोड़ा सा नंबर्स आते हैं, ट्रैक्शन आते हैं, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है। पहले छोटा पैसा आएगा, बाद में बड़ा आएगा। व्हेन आई स्टार्टेड बिजनेस, द फर्स्ट मनी आई रेज्ड इन भारत पे वाज 1.9 करोड़। उसके लिए मैंने 9% ऑफ द कंपनी आई गेव अवे, 9% फॉर 1.9 करोड़, राइट। बट अब मैं बोलूँ कि नहीं यार वो मैंने बहुत कम पैसे में बहुत ज़्यादा स्टेक दे दिया, बट उस टाइम मेरे को वो ज़रूरत थी ना। अगर मैं पहला स्टेप ही नहीं लूँगा तो मैं नेक्स्ट स्टेप कैसे लूँगा? बिफोर यू स्टार्ट रनिंग यू हैव टू स्टार्ट टू वॉक। एब्सोल्युटली। सो आई थिंक दो पैरेलल में हो जाता है। इफ योर थिंग इज वर्किंग देयर इज मोर एन इनफ मनी। डोंट मेक इट एन एक्सक्यूज। मतलब कभी ऐसे नहीं होने वाला कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए आएंगे तो उस दिन मैं
कंपनी फॉर्म करूँगा, राइट? यू विल नॉट हैव दैट सिचुएशन. ट्रू. और सेकेंडली कभी कभी ये भी मन में क्वेश्चन आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप करना क्यों चाहिए. मतलब आज जो यंग एंटरप्रेन्योर है, ज़्यादातर वो लोग बॉलीवुड में यहाँ वहाँ मूवी में देखते हैं कि यार फ्रीडम मिलती है, अपने टाइम से उठो जाओ, स्ट्रगल कुछ नहीं है, पैसा भरपूर है. तो ये सारी चीज़ें बॉलीवुड में दिखाई जाती है, लेकिन फैक्ट क्या है? मतलब आपने तो इतना बिजनेस को देखा है, तो एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी कैसी होती है? मतलब क्या क्या पेन एरिया से वो गुजरते हैं? नहीं यार, अगर तुम बहुत ही ग्लैमराइज्ड वर्जन देख के सोच रहे हो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, तो अच्छी बात है. मतलब फिर तुम्हारा कट गया है. यही बोल सकता हूँ. लाइक और क्या कि if you're thinking, if you even for that matter, if you think of Shark Tank and if you think of 8, 10, 20 entrepreneurs, who you see on screen or who you see on social media and think कि बस यही बनना है और ये करने के लिए entrepreneurship करना है, then it's not the right thing to do. Personally for me, it became very clear to me at one point of time कि I cannot do a job. मेरे को वो अपील करना ही बंद कर दिया. मतलब मेरे दैट रिस्क रिवॉर्ड स्टॉप्ड अपीलिंग टू मी. मेरे को ये था कि ठीक है, मैं 1-2 करोड़ रुपए की सैलरी भी कमा लूँगा, तो मेरे को उससे कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा, मैं नहीं जा सकता काम पे. मतलब इट्स नॉट व्हाट आई एम meant to do. But that voice came in me after 11 years, 12 years of having worked, made enough money, being in a safe situation financially, where I was clear कि अगर नहीं भी होएगा तो मतलब मेरे लाइफ स्टाइल में, मेरी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. एंड फॉर सम पीपल इट कम्स वेरी अर्ली, वो कॉलेज के बाद ही आ जाता है. बट यू हैव टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम and a genuine problem. When you think कि अगर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा तो there is a big pot of money at the end of it. पैसे से प्यार होना बहुत ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए. कोई लोग ये बड़ा, कई बार मेरे को एंटरप्रेन्योर्स मिलते हैं और वो फालतू की बातें करते हैं कि हम समाज बदलना चाहते हैं, हम देश का भला करना चाहते हैं. अब मन करता है झापड़ लगाऊँ सारे. मतलब साले तुम पहले बंदे तो नहीं हो. मतलब वो तो मेरे को पॉलिटिशियन लगते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर लगते भी नहीं है. When you start talking about country and samaj and all that bullshit, you do entrepreneurship to become rich. Yeah, as simple as that. To make more money than you can make anywhere else. I did for that. If you tell me today कि you are doing some business, you're doing a startup and there is no option of making big money at the end of it, मैं तो कल जाऊँगा ही नहीं दफ्तर. बाद में ना यार क्या करना है मैंने. True, so true. सर एक और चीज़ है, जब भी आपके पास कोई हायरिंग के लिए आता है, मतलब ऑब्वियसली आपने बहुत सारे इंटरव्यू लिए रहेंगे, तो आप वो 10 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे के इंटरव्यू में कैसे जज करते हो कि यार ये बंदे में दम है? मतलब क्या देखते हो आप उसके अंदर? बहुत ही आफ्टर व्हेन इट बिकम्स वेरी सिंपल, यू आर लुकिंग एट अ पर्सन कि वो कितना जेन्युइन है. A lot of time people walk into the interview room and they act as if they know everything. सब पता है मेरे को, मैं सब जवाब दे दूँगा, मेरे से कुछ भी पूछ लो. That pisses me off, right? Because अगर किसी बंदे में ह्यूमिलिटी नहीं है ये समझने की भाई तेरे को नहीं पता है सब कुछ, या तो ब्रेक ले लें, बोल दे कि हाँ यार ये मैंने अभी तक सोचा नहीं है, बट इट्स अ जेन्युइन थिंग, मेरे को नहीं पता कैसे होता है. जो बंदा ये बोलता है मेरे को नहीं पता ये कैसे होता है, बट मैं फिगर आउट कर सकता हूँ, मेरे को उसकी ज़्यादा वैल्यू है rather than एक बंदा जो बोले जा रहा है और बकवास कर रहा है just to cover up and just to feel कि in an interview I should know all the answers. You will never know all the answers. Like you should have the humility to understand and learn. And मतलब मैंने बहुत इंटरव्यूज़ करे हैं, मतलब मैं कम से कम 300-400 इंटरव्यूज़ करे होंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट तो उससे भी ज़्यादा. And it becomes a 5 minutes game after that. पहले 5 मिनट में आपको पता लग जाएगा ये बंदा सही है नहीं सही.